बिल्कुल एग्री। सो हियर इज द फिफ्थ मॉड्यूल ऑफ फिशरी जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ और देखते हैं आज का टॉपिक। देखिए आज का टॉपिक है स्टॉकिंग। प्रीवियस जो लेक्चर हमने डिस्कस करे थे उनमें हमने देखा था पॉन्ड कंस्ट्रक्शन किस तरह से किया जाता है, रेनोवेशन किस तरह से किया जाता है एंड पॉन्ड मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है। नाउ विल सी व्हाट इज स्टॉकिंग। देखिए स्टॉकिंग इज बेसिकली प्रैक्टिस ऑफ रेजिंग फिश इन दी हैचरी। फिशेस को जब हैचरी में जो है रेयर किया जाता है या रेज किया जाता है तो दैट प्रैक्टिस इज कॉल्ड स्टॉकिंग। जिस तरह से एक सीड को, देखिए मैं नॉर्मल यहाँ पे एग्जांपल दे रही हूँ, एक प्लांट सीड को फील्ड में सोइंग की जाती है तो सोइंग टर्म सीड से रिलेटेड है, किसी भी सीड को, वीट के सीड को या राइस के सीड को। तो उसी तरह से जो स्टॉकिंग टर्म है यहाँ पे फिश सीड से जो है रिलेटेड है। जब फिश सीड को जो है पॉन्ड में रेयर किया जाता है तो दैट इज बेसिकली स्टॉकिंग। अब जो स्टॉकिंग की जाती है बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट पॉन्ड में की जाती है। जैसे नर्सरी पॉन्ड, पॉन्ड किस तरह के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो नर्सरी पॉन्ड में स्टॉकिंग की जाती है, रेयरिंग पॉन्ड में स्टॉकिंग की जाती है, देन फाइनल की जाती है स्टॉकिंग पॉन्ड में। अब जो है ये इनके ग्रोथ के अकॉर्डिंग की जाती है। जैसे नर्सरी पॉन्ड में जो है फ्राई स्टेज, अप टू फ्राई स्टेज तक जो है रेयर किया जाता है। रेयरिंग पॉन्ड में फर्दर डेवलपमेंट तक रेयर किया जाता है अप टू फिंगरलिंग स्टेज। एंड फाइनल जो स्टेज होती है स्टॉकिंग जो पॉन्ड होता है उसमें रेयर की जाती है फिंगरलिंग टू अप टू टेबल साइज स्टेज जो होती है फिश की, उतनी स्टेज तक जो है स्टॉकिंग पॉन्ड में से रेयर किया जाता है। अब यहाँ पे हम जानेंगे कि नर्सरी पॉन्ड में किस तरह से स्टॉकिंग की जाती है। देखिए नर्सरी पॉन्ड में स्टॉकिंग करने से पहले देयर आर फ्यू थिंग्स विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिफोर स्टॉकिंग दी नर्सरी पॉन्ड। वो क्या क्या चीजें हैं? पहला पॉइंट होता है दैट द नर्सरी पॉन्ड शुड बी फ्री फ्रॉम एनी टॉक्सिकेंट्स। देखिए क्या होता है पॉन्ड मैनेजमेंट में हमने देखा था कि बहुत सारे टॉक्सिकेंट्स अप्लाई किए जाते हैं, पॉन्ड को पॉइजन किया जाता है टू रिमूव दी प्रेडेटरी फिशेस, टू रिमूव दी डिफरेंट टाइप ऑफ सी वीड्स और एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं उनको रिमूव करने के लिए वी यूज पॉइजन और एनी पेस्टिसाइड, एनी हर्बिसाइड। तो ये सारे जो टॉक्सिकेंट्स होते हैं ये जो है पॉन्ड में अवेलेबल नहीं होने चाहिए, पॉन्ड में रिमेन नहीं होने चाहिए। उसके बाद जो पॉन्ड होता है देयर शुड बी abundant feed available in the pond for the fishes या नर्सरी पॉन्ड में जो है स्पॉन को रेयर किया जाता है तो स्पॉन टू फ्राई स्टेज तक यहाँ पे रेयर किया जाता है। तो पॉन्ड में abundant जो है फूड अवेलेबल होना चाहिए, फीड अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि जो फिश का ग्रोथ रेट होता है, द ग्रोथ रेट ऑफ द फिश डिपेंड्स ऑन द फीड रेट और द अवेलेबिलिटी ऑफ द फीड। जो अवेलेबिलिटी होती है फीड की उस पर डिपेंड करता है फिश का ग्रोथ रेट। तो पॉन्ड में जो है अबंडेंट अमाउंट में प्लैंकटन, जू प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन ये सब जो है अवेलेबल होने चाहिए। जिस टाइप की फिश जो है रेयर की जा रही है उस टाइप की फिश के लिए वहां पे फीड अवेलेबल होना चाहिए। तो दीज आर बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्रायर टू स्टॉकिंग द नर्सरी पॉन्ड। अब देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है। देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे कहता है कि जो कार्प स्पॉन होता है, ठीक है, कार्प जो इंडियन मेजर कार्प है या चाइनीज जो कार्प्स हैं, बेसिकली नेचुरल फीड जो है उनको लिए रिक्वायर्ड होता है। नेचुरल जो कि पॉन्ड में जो नेचुरल जो प्रोडक्शन होता है, प्राइमरी प्रोडक्शन या जो प्लांट्स होते हैं उनमें बेसिकली ये फीड करती हैं। तो इनको आफ्टर इमीडिएटली स्टॉकिंग, जब नर्सरी पॉन्ड में स्टॉकिंग की जाती है तो उसके जस्ट बाद जो है इनको फीड की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो मिनिमम प्लैंकटन वैल्यू होती है पॉन्ड में इट शुड बी 30 to 40 ml पर मीटर क्यूब या पर क्यूब मीटर। जो पॉन्ड होता है उसमें अराउंड 30 to 40 ml जो है प्लैंकटन्स होने चाहिए पर मीटर क्यूब जो एरिया होता है पॉन्ड का, इसके अकॉर्डिंग। और इफ मॉडरेट स्टॉकिंग जो की जाती है 1.5 to 2.5 मिलियन पर हेक्टेयर, ये स्टॉकिंग जो है अगर देखिए 1.5 to 2.5 मिलियन पर हेक्टेयर के अकॉर्डिंग स्टॉकिंग की गई है नर्सरी पॉन्ड में, तो उनके लिए अराउंड इतना जो है अप्रॉक्स जो प्लैंकटन होते हैं वो बेसिकली अवेलेबल होने चाहिए पॉन्ड में। ये जो है इस पॉइंट का मतलब है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है जो सेल्फ प्रोड्यूस और सेल्फ प्रोक्योर्ड जो पॉन्ड होते हैं। सेल्फ प्रोड्यूस और सेल्फ प्रोक्योर्ड का मतलब होता है कि इन्हें जो स्पॉन होते हैं इन्हें रिवर सिस्टम से जो है कलेक्ट किया जाता है। तो ये जो सेल्फ प्रोड्यूस और सेल्फ प्रोक्योर्ड जो
स्पॉन होते हैं 3 to 4 डेज ओल्ड स्पॉन ये होते हैं। इनको देखिए मॉर्निंग के टाइम पे जो है स्टॉक किया जाता है अराउंड 4 to 6 मिलियन पर हेक्टेयर। 4 to 6 मिलियन पर हेक्टेयर जो है नर्सरी पॉन्ड में इनकी स्टॉकिंग की जाती है। उसके बाद देखिए द रेट ऑफ स्टॉकिंग इन द वेल प्रिपेयर्ड नर्सरी पॉन्ड। जो एक नर्सरी पॉन्ड होता है, देखिए ये जो इमेज है ये नर्सरी पॉन्ड की है, और नर्सरी पॉन्ड हमेशा साइज में स्मॉल होता है कंपेरेटिव टू रेयरिंग पॉन्ड एंड the another one the stocking pond. Stocking pond is the bigger size pond. ये एक bigger size pond होता है क्योंकि यहाँ पे जो साइज होता है फिश का वो बड़ा होता है, पर यहाँ पे ये एक स्मॉल पॉन्ड होता है जहाँ पे जो है स्पॉन से फ्राई स्टेज तक रेयर किया जाता है। देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है, इट इज अबाउट रेट ऑफ स्टॉकिंग इन दी वेल प्रिपेयर्ड नर्सरी पॉन्ड। एक वेल प्रिपेयर्ड नर्सरी पॉन्ड में जो स्टॉकिंग होती है वो डिपेंड करती है अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड पे। जितना अमाउंट ऑफ फूड जो है पॉन्ड में अवेलेबल होगा उस पे बेसिकली जो डेंसिटी होती है, जो नंबर ऑफ स्पॉन होते हैं वो डिपेंड करते हैं फिश फूड ऑर्गेनिज्म पे। मतलब जो फूड होता है वो बेसिकली अगर अबंडेंट अमाउंट में है तो जो डेंसिटी होती है स्टॉकिंग की वो अराउंड 10 मिलियन पर हेक्टेयर जो है की जा सकती है। तो बेसिकली जो डेंसिटी होती है, ठीक है, दैट इज बेसिकली डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड इन द पॉन्ड। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है जो साइज होता है 0.6 to 0.75, ठीक है। ये जो साइज होता है इसको पॉन्ड में स्टॉक किया जाता है आफ्टर 3 days ऑफ हैचलिंग व्हेन देयर साइज रेंजेस फ्रॉम 0.6 to 0.575 सेंटीमीटर एंड एन एवरेज अबाउट 500 नंबर्स पर ml जो है। जब ये 500 नंबर पर ml होते हैं एवरेज, ये जो डेंसिटी दी गई है, तब जो है बेसिकली इनको स्टॉक किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है कि स्पॉन, देखिए स्पॉन को नर्सरी पॉन्ड में अप टू फ्राई स्टेज तक जो है रेयर किया जाता है, और सीजन टाइम पे जब सीजन होता है तो अप टू फ्राई स्टेज जो सीजन की जो क्रॉप होती हैं फ्राई की 3 to 4 क्रॉप जो है एक सीजन में रेज की जाती हैं। क्योंकि नर्सरी पॉन्ड में जो टाइम पीरियड होता है अबाउट 2 to 3 वीक्स का होता है। एक स्पॉन को फ्राई स्टेज तक जो है 2 to 3 वीक्स तक के लिए रेयर किया जाता है, और तब ये 2 to 3.5 सेंटीमीटर तक का जो यूजुअल इनका साइज होता है लेंथ, और 0.15 to 0.75 ग्राम का जो है ये हो जाता है वेट में। तो जब इतना जो है ये फिजिकल जो ये पैरामीटर्स हैं अटेन कर लेता है तो इसे जो है नेक्स्ट पॉन्ड में जो रेयरिंग पॉन्ड होता है उसमें स्टॉक किया जाता है। तो फ्राई की अराउंड 3 to 4 क्रॉप जो है एक सीजन में ऑब्टेन की जाती हैं फ्रॉम द सेम पॉन्ड। उसी पॉन्ड से जो है जो नर्सरी पॉन्ड होता है उसी पॉन्ड से 3 से 4 क्रॉप जो है फ्राई की रेज की जा सकती हैं। तो दीज आर सम फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि नर्सरी पॉन्ड में स्टॉक करते टाइम पे जो है ध्यान में रखे जाते हैं। और जो नर्सरी पॉन्ड होता है बेसिकली इसमें जो डेंसिटी होती है वो फूड अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा फूड अवेलेबल होगा उतनी ज़्यादा जो स्टॉकिंग डेंसिटी होगी उसको जो है इंक्रीज किया जा सकता है। और वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, नर्सरी पॉन्ड में कभी भी कॉम्बिनेशन नहीं किया जाता डिफरेंट काइंड ऑफ जो स्पीसीज होती हैं। जैसे जो इंडियन मेजर कार्प है या चाइनीज मेजर कार्प है उनका हमने कंपोजिट कल्चर पढ़ा था कि कंपोजिट कल्चर या पॉली कल्चर हमने पढ़ा था, वहां पे था कि फिशेस को कंबाइन किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर सुटेबिलिटी। लेकिन नर्सरी पॉन्ड में सिर्फ एक टाइप ऑफ जो स्पीसीज होती है उसको ही रेयर किया जाता है। नर्सरी पॉन्ड में जो है प्रेफर नहीं किया जाता कॉम्बिनेशन ऑफ स्पीसीज या पॉली कल्चर को पॉन्ड में प्रेफर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जो सर्वाइवल रेट होता है दैट इज नॉट वेरी सुटेबल फॉर दी पॉलीकल्चर, या जहाँ पे एक से ज़्यादा स्पीसीज को जो है रेज करना पड़े अप टू फ्राई स्टेज। तो नर्सरी पॉन्ड में पॉलीकल्चरिंग या कंपोजिट कल्चरिंग जो है प्रेफर नहीं की जाती। बेसिकली एक जो स्पीसीज होती है उसी की स्पॉन टू फ्राई स्टेज जो है नर्सरी पॉन्ड में रेयर की जाती है। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग नर्सरी पॉन्ड। अगर आपको ऑप्शन में आए कि कौन से पॉन्ड में जो है सिर्फ एक स्पीसीज को जो है रेयर किया जाता है या कॉम्बिनेशन को प्रेफर नहीं किया जाता, तो दैट विल बी नर्सरी पॉन्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में है फीडिंग शेड्यूल।
जो फीडिंग शेड्यूल होता है नर्सरी पॉन्ड में वो किस तरह से होता है। देखिए यहाँ पे जो है टाइम दिया गया है डे फ्रॉम द डेट ऑफ स्टॉकिंग, और यहाँ पे रेट ऑफ फीडिंग, और यहाँ पे दिया गया है अमाउंट ऑफ फीड फॉर 0.1 मिलियन ऑफ स्पॉन। अब देखिए डे 1 टू डे 5 जो होता है, जो रेट ऑफ फीड दिया जाता है, देखिए फिश को जो रेट ऑफ फीड दिया जाता है अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट, तो यहाँ पे जो 4 टाइम द टोटल इनिशियल वेट जो होता है उसके अकॉर्डिंग जो है जो रेट होता है फीड का वो दिया जाता है अराउंड 560 ग्राम पर डे। ठीक है, ये अमाउंट ऑफ फीड है। उसके बाद देखिए जब 6 टू 12 डेज हो जाता है, 6 टू 12 डेज तक जो है 8 टाइम्स द टोटल इनिशियल वेट जो है फूड दिया जाता है रेट ऑफ फीड, जो कि है 1120 ग्राम पर डे। उसके बाद देखिए जो तीसरा दिन होता है नो फीड, यहाँ पे फीड नहीं दिया जाता, ये इसको आप हार्डनिंग बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो 14 डे होता है इस टाइम पे जो है हार्वेस्टिंग की जाती है। देखिए 13वें दिन जो है फूड नहीं दिया जाता ताकि जो है वो बेसिकली उनको वो अडॉप्ट कर सके। नहीं, देखिए नेक्स्ट है फीडिंग शेड्यूल फॉर नर्सरी पॉन्ड। जैसे मैंने आपको बताया कि जो रेट है ग्रोथ रेट ऑफ फिशेस डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द फीड। तो यहाँ पे जो फीड की जो रिक्वायरमेंट होती है या जो रेट ऑफ फीड दिया जाता है किस तरह से पॉन्ड में दिया जाता है वो जो है यहाँ पे टेबल में दिया गया है। और ये जो पीरियड दिया गया है यहाँ पे डे फ्रॉम द डेट ऑफ स्टॉकिंग टू द डेट ऑफ हार्वेस्टिंग, मतलब हार्वेस्टिंग नर्सरी पॉन्ड से की जाती है और फिर जाके उन्हें रेयरिंग पॉन्ड में जो है स्टॉक किया जाता है। तो इसके लिए जो किस तरह से जो रेट होता है वो दिया जाता है वो यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए जब फर्स्ट डे टू 5th डे जो टाइम होता है स्टॉकिंग का उसमें 4 टाइम्स द टोटल इनिशियल वेट, ये रेट ऑफ फीडिंग है कि किस तरह से जो रेट होता है फीडिंग का वो दिया जाता है। तो फर्स्ट जो इनिशियल डेज होते हैं 1 टू 5th डे, फर्स्ट टू 5th डे उस टाइम पे 4 टाइम्स द टोटल इनिशियल वेट फूड या फीड दिया जाता है स्पॉन को जो कि नर्सरी पॉन्ड में होते हैं। उसके बाद अमाउंट ऑफ फीड फॉर 0.1 मिलियन ऑफ स्पॉन जो होता है 560 ग्राम पर डे दिया जाता है। उसके बाद देखिए जो 6 टू 12 डे होता है वो होता है 8 टाइम्स द टोटल इनिशियल वेट, इसका जस्ट डबल। ठीक है, 4 का जस्ट डबल 8 टाइम्स द टोटल इनिशियल वेट। और अगर जो है अमाउंट ऑफ फीड जो है 0.1 मिलियन ऑफ स्पॉन को 1120 ग्राम पर डे। उसके बाद देखिए जो 13वां दिन होता है, ठीक है, 13th दिन जो होता है उस दिन जो है नो फीड, यहाँ पे कोई भी फीड नहीं दिया जाता। और जो 14th डे जो होता है 14th डे उस दिन जो है हार्वेस्टिंग की जाती है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि 1 टू 14 डेज का जो है पीरियड होता है, ठीक है, विच इज 2 वीक्स, समटाइम इट इज 2 to 3 वीक्स अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ फ्राई। देखिए ये 2 to 3 वीक्स का एवरेज टाइम दिया गया है, यहाँ पे आपको 2 वीक दिया है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए जब तक फ्राई स्टेज में एक जो सर्टेन फिजिकल पैरामीटर है वो जो है अटेन नहीं हो जाते तब जो है बेसिकली तब तक हार्वेस्टिंग नहीं की जाती है। एक फ्राई के लिए फिजिकल पैरामीटर्स मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताए कि उसकी जो लेंथ और जो वेट होता है बॉडी वेट वो एक सर्टेन जो है पैरामीटर्स रखे गए हैं। तो वो 2 to 3 वीक्स में जो है डिपेंड करता है किस तरह की स्पीसीज है, अवेलेबिलिटी ऑफ द फीड, तो उसके अकॉर्डिंग 2 से 3 वीक के अंदर जो है वो फिजिकल पैरामीटर फ्राई अटेन करता है। तो यहाँ पे 1 to 14 डेज मतलब 2 वीक्स आपको दिए गए हैं, तो 2 वीक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे फीड रेट और जो हार्वेस्टिंग है वो दी गई है। तो ये देखिए इसको आपको सबसे पहले याद रखना है 1 to 14 डेज का जो टाइम पीरियड होता है एक स्पॉन को फ्राई स्टेज अटेन करने के लिए। और आपको ये जो रेट ऑफ फीडिंग है ये बेसिकली याद रखनी है कि 1 से 5 दिन में 4 होती है और 6 से 12 दिन के बीच जो है डबल फीड दिया जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है ये आपको याद करना पड़ेगा 560 ग्राम पर डे और यहाँ पे 1120 ग्राम पर डे। तो ये टेबल जो है इम्पॉर्टेंट टेबल है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो स्पॉन का जो लेंथ होता है एक एवरेज लेंथ वो होता है 0.65 to 0.75 सेंटीमीटर जिस टाइम पे इसे स्टॉक किया जाता है नर्सरी पॉन्ड में। और जो वेट होता है वो होता है 0.0014 ग्राम। अगर जो है ओवरऑल बताया जाए 0.1 मिलियन का जो वेट होता है वो होता है 140 ग्राम। तो ये स्पॉन का होता है। जिस तरह से फ्राई का मैंने आपको बताया प्रीवियस स्लाइड में, देखिए यहाँ पे बताया था
ये वाला जो पॉइंट है, ये देखिए स्पॉन को जब नर्सरी पॉन्ड में रेयर किया जाता है अप टू फ्राई स्टेज 2 to 3 वीक्स के लिए, तो जो उसका बॉडी जो पैरामीटर्स होते हैं 2 to 3.5 सेंटीमीटर लेंथ और वेट होता है 0.15 to 0.75 ग्राम। उसी तरह से देखिए यहाँ पे जब स्पॉन को जो है नर्सरी पॉन्ड में स्टॉक करते हैं तो वो इतने, ये जो है उसके फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं, मतलब इतनी लेंथ होती है एवरेज और इतना वेट होता है। और 0.1 मिलियन के लिए जिस तरह से यहाँ पे दिया गया है वही यहाँ पे 0.1 मिलियन का वेट दिया गया है कि वो एवरेज 140 ग्राम होता है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए यहाँ पे बात करेंगे सर्वाइवल रेट की, सर्वाइवल रेट and stocking density, how the survival rate depends on the stocking density। देखिए जो सर्वाइवल रेट होता है वो स्टॉकिंग डेंसिटी पे किस तरह से जो है डिपेंड होता है। अगर स्टॉकिंग डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो जो सर्वाइवल रेट होगा वो डिक्रीज होगा। देखिए यहाँ पे मैंने डाउनवर्ड साइन इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे जो है इस तरह से दिया गया है 2, 3 and 6। तो अगर सर्वाइवल रेट डिक्रीज हो रहा है तो जो स्टॉकिंग डेंसिटी है मतलब वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब देखिए 2.5 मिलियन हेक्टेयर का स्टॉकिंग डेंसिटी है यहाँ पे, तो उसका सर्वाइवल रेट है अराउंड 87%, 87% या 87.3%, 87 आप इसको ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है 3.75 देखिए यहाँ पे बढ़ रही है स्टॉकिंग डेंसिटी, तो यहाँ पे जो सर्वाइवल रेट होगा वो डिक्रीज होगा, 74.6% यहाँ पे हो रहा है। उसके बाद देखिए तीसरा 6.25 मिलियन हेक्टेयर का डेंसिटी है, तो सर्वाइवल रेट अराउंड आपका 62% है। तो यहाँ पे जो डेंसिटी होती है उस पे जो है सर्वाइवल रेट डिपेंड करता है कि अगर डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो सर्वाइवल रेट जो है वो डिक्रीज होगा। देखिए कहीं पे सिचुएशन ऐसी होती है पॉन्ड में अगर अबंडेंट अमाउंट ऑफ फीड है या अबंडेंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन अवेलेबल है तो वहां पे सर्वाइवल रेट मेंटेन रहता है। बट एवरेज बेसिस पे जो देखा जाता है, प्रैक्टिकल बेसिस पे जो प्रैक्टिस की जाती है उसके अकॉर्डिंग जो सर्वाइवल रेट होता है वो बेसिकली जो है डिक्रीज होता है विद द इंक्रीज ऑफ स्टॉकिंग डेंसिटी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको ये समझना जरूरी है कि स्टॉकिंग डेंसिटी के बढ़ने से जो सर्वाइवल रेट होता है वो डिक्रीज हो जाता है। अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा भी जाए, आपको स्टॉकिंग डेंसिटी दी जाए तो आप जो है नियर बाय उसका आंसर लगा सकते हैं। आपको हो सकता है एग्जाम में कंडीशन दी जाए कि इतने स्टॉकिंग डेंसिटी पे जो सर्वाइवल रेट होता है वो कितना होता है, तो आपको पता है कि 74 के आसपास होता है, 74% जो है इसका जो सर्वाइवल रेट होता है। अराउंड अगर 3 या आप इसको 3 to 4 भी ले सकते हैं रेंज में, क्योंकि यहाँ पे देखिए 6 है तो ये डायरेक्टली यहाँ पे 6 दिया गया है, तो 3.7 यहाँ पे दिया गया है, तो ये अराउंड आपका अगर अप्रॉक्स दिया जाएगा तो 4 इसे ले सकते हैं। तो अगर 3 to 4 की रेंज अगर आपको दी जाए तो आप जो है 74% ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे इसको आप 2 to 3 ले सकते हैं। एग्जाम में क्योंकि आपको क्वेश्चन घुमाने के लिए एग्जैक्टली आपको 2.5 नहीं देगा, मैं हर किसी टेबल में जो भी डेटा आपको जो है पढ़ाया जाता है उसमें हमेशा मेंशन करती हूँ कि एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं पूछी जाती है। 2.5 दिया होगा या 2 to 3 आपको दिया रहेगा कि 2 to 3 मिलियन हेक्टेयर पर मिलियन हेक्टेयर जो स्टॉकिंग डेंसिटी होती है उसमें कितना सर्वाइवल रेट होता है, या यहाँ पे 3 to 4 दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको पता होना चाहिए कि अप्रॉक्स भी किस तरह से किया जाता है, अप्रॉक्स वैल्यू किस तरह से ली जाती है। अप्रॉक्स का मतलब होता है नियर अबाउट, ओके। तो चलिए ये था सर्वाइवल रेट। नाउ विल मूव फॉरवर्ड। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे जो रेयरिंग पॉन्ड है, सेकेंड पॉन्ड, जहाँ पे नर्सरी पॉन्ड से हार्वेस्टिंग करने के बाद जो है स्टॉकिंग की जाती है रेयरिंग पॉन्ड में, जहाँ पे फ्राई टू फिंगरलिंग स्टेज तक जो है रेयर किया जाता है फिश को। और रेयरिंग पॉन्ड में बेसिकली जो है कॉम्बिनेशन, ठीक है, पॉलीकल्चर और कंपोजिट कल्चर जो होता है वो रेयरिंग पॉन्ड में किया जा सकता है, मतलब एक से ज्यादा स्पीसीज का कॉम्बिनेशन किया जा सकता है। तो देखिए रेयरिंग पॉन्ड की जो स्टॉकिंग रेट होता है अराउंड 0.25 to 0.30 मिलियन पर हेक्टेयर का इसका रेट होता है, विद द सर्वाइवल लेवल 60 to 80%। 60 to 80% जो है इसका सर्वाइवल रेट होता है विद द प्रॉपर कंडीशन। अगर पॉन्ड में प्रॉपर कंडीशन है, वो प्रॉपर कंडीशन क्या होती है? कंडीशन होती है फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर और अबंडेंट फूड, ठीक है।
फीड जो है वो अवेलेबल होना चाहिए, नेचुरल फीड अवेलेबल होना चाहिए, सप्लीमेंट फीड अवेलेबल होना चाहिए। सप्लीमेंट बेसिकली आउटसोर्स से दिया जाता है जो कि ग्रोथ रेट पे बहुत ज़्यादा असर करता है फिश की, ठीक है। तो ये सारी जो अवेलेबिलिटी है वो पॉन्ड में होनी चाहिए। पॉन्ड हेल्दी होना चाहिए, किसी भी फिश कल्चर के लिए सुटेबल होना चाहिए, कोई भी टॉक्सिकेंट्स वहाँ पे नहीं होने चाहिए। तो ये सारे जो हैं पॉन्ड की प्रॉपर कंडीशंस होती हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है, इट इज़ अबाउट फिजिकल पैरामीटर ऑफ फ्राई। कि फ्राई को रेयरिंग पॉन्ड में अप टू 3 मंथ्स या नियर अबाउट 3 मंथ्स के लिए जो है रेयर किया जाता है until they attain the length of 100 to 150 mm and 15 to 40 ग्राम ऑफ बॉडी वेट। तो ये जो है बेसिकली फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं जो एक फ्राई अटेन करता है विद इन दी 3 मंथ्स। उसके बाद देखिए प्रायर टू स्टॉकिंग द रेयरिंग पॉन्ड, जो पॉन्ड में जो वाटर होता है उसमें जो प्लैंकटन लेवल होता है, प्लैंकटन्स बेसिकली जो नेचुरल फीड होते हैं या जो सी प्लांट्स होते हैं उनको कहा जाता है। तो उनका जो लेवल होता है अराउंड 30 to 50 ml पर मीटर क्यूब होना चाहिए पॉन्ड में। उनकी जो अवेलेबिलिटी होती है वो उसका जो यहाँ पे एवरेज दिया गया है कि इतना अराउंड 30 to 50 ml पर मीटर क्यूब जो है अवेलेबिलिटी होनी चाहिए प्लैंकटन लेवल की इन दी पॉन्ड। ये प्रायर टू स्टॉकिंग चेक किया जाता है कि इतनी अवेलेबिलिटी, एवरेज अवेलेबिलिटी पॉन्ड में है या नहीं है। तो इसका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि फीड ये जो है फिश जो होती हैं इसके ऊपर फीड करती हैं और फीड जो है बेसिकली डायरेक्टली फिश के ग्रोथ रेट को इन्फ्लुएंस करता है। उसके बाद मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि जो रेयरिंग पॉन्ड होते हैं उनमें बेसिकली जो है कॉम्बिनेशन या पॉलीकल्चर या कंपोजिट कल्चर जो है बेसिकली प्रेफर किया जाता है। तो इन केस ऑफ पॉलीकल्चर यहाँ पे कुछ पॉसिबल जो कॉम्बिनेशन होते हैं जो कि एक पॉन्ड में रेयर किए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंपैटिबिलिटी। तो यहाँ पे वो रेशो दिया गया है। देखिए अगर कैटला है, रोहू है और मृगल और कॉमन कार्प, देखिए ये तीनों जो हैं बेसिकली कैटला, रोहू, मृगल, ये आपकी इंडियन मेजर कार्प हैं और जो कॉमन कार्प है वो सिल्वर कार्प है। तो देखिए यहाँ पे जो इनका रेशियो है 3:4:1:3 का रेशियो रखा गया है अगर पॉलीकल्चर जो है रेयरिंग पॉन्ड में किया जा रहा है। उसके बाद अगर सिल्वर कार्प और ग्रास कार्प को है तो 1:1 का रेशियो है। उसके बाद देखिए सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प का देखिए 4:3:3 का रेशियो है। ये जो है सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प एंड कॉमन कार्प तीनों सिल्वर कार्प है, सॉरी नॉट सिल्वर कार्प, तीनों जो हैं वो चाइनीज कार्प है। तो चाइनीज कार्प का जो कॉम्बिनेशन रखा गया है 4:3:3 रखा गया है, 4:3:3। उसके बाद देखिए जो फोर्थ कॉम्बिनेशन है कैटला, रोहू, मृगल, ग्रास कार्प, इनका रखा गया है 4:3:1:5, ठीक है। उसके बाद देखिए 5वें नंबर पे है सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प एंड रोहू। तो यहाँ पे इनका जो रेशियो रखा गया है वो 3:1.5:2.5:3 रखा गया है। तो ये जो रेशियो है अकॉर्डिंग टू कंपैटिबिलिटी रखा गया है कि जिस हिसाब से जो कंपैटिबिलिटी होती है फिशेस की उसके अकॉर्डिंग इनको जो है रेयर किया जाता है ताकि एक दूसरे का एग्जिस्टेंस जो होता है पॉन्ड में वो एक दूसरे के ग्रोथ रेट को जो है हैम्पर ना करे। तो उसके अकॉर्डिंग इनका कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। तो इस तरह से जो है बेसिकली कॉम्बिनेशन जो हैं वो बनाए जाते हैं और दीज आर फ्यू रेशियोज जिसमें कंपोजिट कल्चर में या पॉलीकल्चर में जो है रेयरिंग पॉन्ड में प्रैक्टिस किए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये नेक्स्ट जो पॉन्ड टाइप है वो है स्टॉकिंग पॉन्ड। स्टॉकिंग पॉन्ड या स्टॉकिंग ऑफ ग्रो आउट। यहाँ पे जो स्टॉकिंग पॉन्ड होता है वो बिगर साइज ऑफ पॉन्ड होता है। ये वाला जो इमेज है वो स्टॉकिंग पॉन्ड का है। यहाँ पे फिंगरलिंग स्टेज से लेकर अप टू टेबल साइज फिश जो कि 1 kg, 900 ग्राम या 800 ग्राम अकॉर्डिंग टू मार्केट डिमांड और अकॉर्डिंग टू पर्पस जो है हार्वेस्ट की जाती है। और ये वाला जो पॉन्ड है ये है रेयरिंग पॉन्ड जिसमें अप टू फिंगरलिंग स्टेज तक जो है फ्राई को रेयर किया जाता है। ये पॉन्ड भी जो है स्मॉल पॉन्ड होता है, नर्सरी पॉन्ड से थोड़ा जो है बड़ा पॉन्ड होता है, लेकिन जो स्टॉकिंग पॉन्ड होता है बेसिकली ये एक बहुत ही बड़ा पॉन्ड होता है। अकॉर्डिंग टू पर्पस, अकॉर्डिंग टू एरिया जो है ये वाला पॉन्ड बनाया, कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो स्टॉकिंग पॉन्ड फाइनल पॉन्ड होता है जिसमें जो है फिश की स्टॉकिंग की जाती है और फिश को अप टू जो है टेबल साइज फिश तक रेयर किया जाता है या अकॉर्डिंग टू पर्पस रेयर किया जाता है। उसके बाद देखिए स्टॉकिंग पॉन्ड जो होता है बेसिकली इसमें जो स्टॉकिंग की जाती है 100 to
50 mm का जो फिंगरलिंग होता है लेंथ में, उसकी जो है स्टॉकिंग की जाती है अकॉर्डिंग टू डिजायर्ड कार्प स्पीसीज। मतलब कि जो डिजायर्ड कार्प स्पीसीज होती हैं जिनकी कंपैटिबिलिटी के अकॉर्डिंग, सुटेबल कंपैटिबिलिटी के अकॉर्डिंग एक पॉन्ड में रेयर किया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है इनके कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं और इनको जो है स्टॉकिंग पॉन्ड में स्टॉक किया जाता है इनकी फिंगरलिंग को। उसके बाद देखिए जो वाटर डेप्थ होती है पॉन्ड में, इट शुड बी अराउंड 1.5 to 2.5 मीटर। इतना वाटर लेवल जो है मेंटेन किया जाता है पॉन्ड में। और जो स्टॉकिंग रेट होता है फिंगरलिंग का वो होता है 5000 फिंगरलिंग पर हेक्टेयर। पर हेक्टेयर जो है 5000 फिंगरलिंग को स्टॉक किया जाता है। उसके बाद देखिए जो वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है अनड्रेनेबल पॉन्ड में, इट शुड बी नॉट लेस देन 2 मीटर क्यूब पर फिश इफ देयर इज नो प्रोविजन ऑफ आर्टिफिशियल एरेशन। अगर वहां पे कोई भी आर्टिफिशियल एरेशन नहीं प्रोवाइड किया जा रहा तो जो वाटर का जो वॉल्यूम होता है अनड्रेनेबल पॉन्ड में वो 2 मीटर क्यूब पर फिश जो है होना चाहिए। तो ये कुछ जो है स्टॉकिंग पॉन्ड के पैरामीटर्स हैं। उसके बाद देखिए जो स्टॉकिंग पॉन्ड होता है उसमें बेसिकली जो फिशेस कंबाइन की जाती हैं उनका जो रेशो होता है, उनका रेशो और उनकी जो कंपैटिबिलिटी होती है, ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टॉकिंग पॉन्ड में जो फिशेस साथ में रेयर होती हैं उनका जो ग्रोथ रेट है, उनकी जो फीडिंग हैबिट है वो डिफरेंट होनी चाहिए। उनकी जो कंपैटिबिलिटी है उनमें कोई भी जो है इन्फेक्शन का नेचर नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो है क्रिएट करने वाली पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए जिससे फिश कल्चर जो है इन्फ्लुएंस हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ध्यान में रखी जाती हैं। अगर कोई पर्टिकुलर स्पीसीज किसी इन्फेक्शन के लिए ससेप्टेबल है, किसी इन्फेक्शन को जो है क्रिएट करती है, तो पॉलीकल्चर में उन फिशेस को साथ में ग्रो नहीं किया जाता है। ठीक है, तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट प्रायर टू स्टॉकिंग द स्टॉकिंग पॉन्ड। तो यहाँ पे नर्सरी पॉन्ड की स्टॉकिंग हमने देखी, उसके बाद रेयरिंग पॉन्ड देखा और नाउ इट इज स्टॉकिंग पॉन्ड। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जो डिफरेंट स्पीसीज कॉम्बिनेशन है जो कि कंपोजिट में जो स्टॉकिंग रेशियो रखा जाता है फिश कल्चर में वो इस टेबल में दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे सरफेस फीडर, कॉलम फीडर, बॉटम फीडर एंड मैक्रोफाइट फीडर दिए गए हैं। सरफेस फीडर मैं आपको बता चुकी हूँ, मैंने आपको पॉन्ड में इमेज में बताया था, जो लेक्चर हमने डिस्कस करा है कार्प कल्चर का उसमें हमने बताया था कि जो सरफेस फीडर होता है वो कहाँ पे फीड करते हैं, कॉलम फीडर कहाँ पे फीड करते हैं एंड बॉटम फीडर पॉन्ड के किस सेक्शन में फीड करते हैं। और मैक्रोफाइट फीडर वो होते हैं जो बेसिकली सी प्लांट्स को या जो एक्वेटिक वीड्स होती हैं, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, उनको जो है उनके ऊपर फीड करते हैं। अब देखिए जो रेशियो होता है कैटला, सिल्वर, रोहू, मृगल, कॉमन कार्प एंड ग्रास कार्प। ये जो है बेसिकली कार्प्स हैं जिनमें कुछ है इंडियन मेजर कार्प और कुछ है चाइनीज कार्प। ठीक है, जैसे कैटला जो है वो इंडियन मेजर कार्प है, सिल्वर चाइनीज की है, रोहू इज इंडियन, मृगल इज इंडियन, कॉमन कार्प इज चाइनीज एंड ग्रास कार्प इज चाइनीज। अब देखिए जो रेशियो होता है किस तरह से होता है। देखिए ये 3 स्पीसीज का रेशियो है, इसमें कैटला 40, रोहू 30 एंड मृगल 30। तो यहाँ पे 3 स्पीसीज को कंबाइन किया जाता है, कैटला जो कि सरफेस फीडर है, देखिए रोहू जो कि कॉलम फीडर है और मृगल जो कि बॉटम फीडर है। तो देखिए इनकी तीनों की फीडिंग हैबिट्स अलग हैं और इनकी फीडिंग हैबिट्स अलग होने से क्या एडवांटेज होता है कि ये जो है एक दूसरे के फीड में कोई भी कंपटीशन नहीं करेंगे। सबसे प्रायर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है कि जो स्पीसीज कंबाइन की जाती हैं उनकी फीडिंग हैबिट कोलैप्स नहीं करनी चाहिए, मतलब जो उनका फीडिंग नेचर होता है दैट शुड बी डिफरेंट, ताकि वो एक दूसरे के साथ कंपीट ना करें न्यूट्रिशन के लिए। तो देखिए कैटला जो है वो सरफेस फीडर है, मतलब पॉन्ड के सरफेस जो सेक्शन होता है ऊपर फ्लोट करता है वहां पे बेसिकली जो है फीड करती है। रोहू देखिए कॉलम फीडर है, वाटर कॉलम्स में फीड करती है और मृगल बॉटम फीडर है। तो ये जो है इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे 4 स्पीसीज जो है फिश की वो कंबाइन की जा रही हैं, जिसमें कैटला 30 to 40 है, रोहू देखिए 20 to 30, देन मृगल 50 to 20 और कॉमन कार्प देखिए 20 to 25। तो इस तरह से देखिए 4 स्पीसीज को यहाँ पे रेयर किया गया है एक ही पॉन्ड में। उसके बाद देखिए यहाँ पे 6 स्पीसीज को, बेसिकली जो कंपोजिट और पॉलीकल्चर होता है इसमें जो है ये जो इंडियन और चाइनीज कार्प होती हैं इनके कॉम्बिनेशन को रेयर किया जाता है। तो यहाँ पे ये 6 की 6 स्पीसीज देखिए, यहाँ पे सरफेस फीडर में कैटला भी है, सिल्वर भी है, रोहू भी है और यहाँ पे देखिए मृगल बॉटम फीडर में, कॉमन कार्प
बॉटम फीडर में, मैक्रोफाइट के लिए ग्रास कार्प को रखा गया है। तो 6 के 6 जो स्पीसीज हैं उनको रेयर किया जाता है। ये बेसिकली पॉलीकल्चर में किया जाता है और यहाँ पे अबंडेंट फूड जो है बेसिकली प्रोवाइड किया जाता है, आउटसोर्स से भी प्रोवाइड किया जाता है और नेचुरली भी पॉन्ड में अवेलेबल होता है। तो जब बहुत सारी स्पीसीज को साथ में जो है ग्रो किया जाता है तो वहाँ पे जो फीड होता है, फीड शुड बी अबंडेंट, ताकि वहाँ पे कोई भी डिफिशियंसी फीड की ना हो, कोई भी जो है न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी वहाँ पे ना हो, ताकि ये जो 6 स्पीसीज एक पॉन्ड में रेयर हो रही हैं इनका ग्रोथ रेट एक दूसरे के ग्रोथ रेट को इन्फ्लुएंस या हैम्पर ना करे। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि ध्यान में रखे जाते हैं किसी भी फिश स्पीसीज को कंबाइन करके एक पॉन्ड में रेयर करने के लिए। ठीक है, तो ये जो है इंपॉर्टेंट टेबल है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे फीड दिया गया है, फीड जो कि फीड रेट होता है, जो रेट ऑफ डेली सप्लीमेंट्री फीड दिया जाता है एट वेरियस स्टेजेस ऑफ द कल्चर। फिश कल्चर के डिफरेंट स्टेजेस में जो सप्लीमेंट्री फीड होता है उसको किस तरह से दिया जाता है वो यहाँ पे बताया गया है। देखिए ये स्टेजेस हैं और ये डेली फीड रेट है। देखिए स्पॉन टू फ्राई जो कि नर्सरी पॉन्ड में होता है, यहाँ पे 4 to 8 टाइम्स हमने देखा था। जो नर्सरी पॉन्ड का फीड था उसमें 1 से 5 दिन में जो है 4 टाइम्स ऑफ बॉडी वेट फीड दिया जाता है और 6 से 12 में दिया जाता है 8 टाइम्स ऑफ इनिशियल बॉडी वेट। तो वही यहाँ पे दिया गया है कि स्पॉन टू फ्राई में 4 to 8 टाइम्स इनिशियल बॉडी वेट फीड दिया जाता है। उसके बाद देखिए फ्राई टू फिंगरलिंग स्टेज में दिया जाता है 50 to 100% ऑफ द इनिशियल बॉडी वेट। उसके बाद देखिए यहाँ पे ग्रोवर्स में 1 to 2% और ब्रूड फिश को दिया जाता है 1 to 3%। तो ये जो है बेसिकली फीडिंग रेट है। देखिए यहाँ पे 4 to 8 टाइम्स ये पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ। और यहाँ पे फ्राई टू फिंगरलिंग ये आपको याद रखना है कि 50 to 100% अकॉर्डिंग टू फिश, अकॉर्डिंग टू पर्पस जो है फिश को जब रेयर किया जाता है तो उसके अकॉर्डिंग 50 to 100% जो है इसका जो बॉडी वेट होता है उसके अकॉर्डिंग फीड दिया जाता है। तो ये टेबल जो है ये सारी स्टेजेस जो होती हैं उन स्टेजेस के बारे में है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट जो है वो है पॉन्ड्स में जो मैन्योरिंग की जाती है वो कितने पीरियड में की जाती है, उसका जो पीरियड होता है किस तरह से होता है। देखिए नर्सरी पॉन्ड में ऑर्गेनिक मैन्योरिंग जो की जाती है वो 3 वीक्स में। उसके बाद रेयरिंग पॉन्ड, देखिए नर्सरी पॉन्ड में बेसिकली अप टू फ्राई स्टेज जो है रेयर किया जाता है तो उसका ओवरऑल जो पीरियड होता है वो 2 to 3 वीक्स होता है। और एक नर्सरी पॉन्ड में अराउंड 3 to 4 क्रॉप्स जो हैं फ्राई की रेयर की जाती हैं। तो 3 वीक्स में जो है यहाँ पे मैन्योरिंग की जाती है, ऑर्गेनिक मैन्योर जो है वो अप्लाई किया जाता है। ये एवरेज जो है आपको बताया जाता है। उसके बाद अगर रिक्वायरमेंट है तो वो भी एप्लीकेशन जो है बीच में दी जाती है, पर एवरेज बेसिस पे 3 वीक्स। उसके बाद देखिए रेयरिंग पॉन्ड में जो ऑर्गेनिक मैन्योर होता है या इनऑर्गेनिक मैन्योर, कोई भी मैन्योरिंग जो की जाती है वो 3 वीक्स डेली की जाती है। उसके बाद स्टॉकिंग पॉन्ड, देखिए स्टॉकिंग पॉन्ड में जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैन्योरिंग की जाती है, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो अप्लाई किए जाते हैं वो मंथली बेसिस पे जो है अप्लाई किए जाते हैं। तो ये जो है इनका बेसिकली जो टाइम होता है, जो पीरियड होता है वो यहाँ पे दिया गया है कि डिफरेंट पॉन्ड में कितने टाइम पीरियड पे जो है मैन्योरिंग या इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन दिया जाता है। सो दिस इज फीडिंग which is also important, and this is basically application of manure and inorganic fertilizer. Now we move forward. देखिए यहाँ पे जो डिजायरेबल रेंज दी गई है पॉन्ड वाटर क्वालिटी एंड पैरामीटर्स। देखिए पॉन्ड वाटर क्वालिटी एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग एनी फिश कल्चर। फिश कल्चर के लिए जो पॉन्ड वाटर का जो हेल्थ स्टेटस होता है या क्वालिटी जो होती है, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द पैरामीटर्स गिवन इन दिस टेबल। देखिए पॉन्ड के जो फिजिकल केमिकल पैरामीटर्स हमने पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर में, एक लेक्चर जो मैंने लिया था, सबसे पहला लेक्चर या सेकंड लेक्चर होगा, उसमें फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात की गई है। तो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज या फिजियो केमिकल प्रॉपर्टीज जो एक पॉन्ड की होती है उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। टेम्परेचर आता है, पीएच आता है, ऑक्सीजन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, और जो अदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस किस अमाउंट में एक पॉन्ड में होने चाहिए जो कि सुटेबल होते हैं फिश के ग्रोथ रेट के लिए या फिश के लाइफ साइकिल के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, वो पैरामीटर्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो देखिए जो वाटर का कलर होता है, देखिए वाटर कलर जो होता है ग्रीनिश ब्राउन होना चाहिए। आपने देखा होगा कोई भी फिश कल्चर पॉन्ड जो होते हैं जब आप दूर से उनको देखते हैं तो उनको ग्रीनिश कलर दिखाई देता है, तो वो ग्रीनिश ब्राउन कलर जो है बेसिकली होना चाहिए वाटर कलर।
एक जो सुटेबल पैरामीटर है फिश कल्चर के लिए। उसके बाद देखिए ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि जब आप फिश पॉन्ड में देखें तो जो उसकी विजिबिलिटी होती है बेसिकली 25 टू 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद देखिए पीएच 7 टू 8.5 होना चाहिए। पीएच के रिगार्डिंग भी मैंने आपको बताया था कि बिलो 5.5 पीएच नहीं होना चाहिए और अब 8.5 नहीं होना चाहिए। पीएच को मेंटेन करने के लिए जो है लाइमिंग की जाती है, तो पीएच को टाइमली चेक किया जाता है और अगर पीएच बहुत ज़्यादा एसिडिक है या एक्सट्रीम एल्कलाइन है तो वहाँ पे लाइम का एप्लीकेशन दिया जाता है अकॉर्डिंग टू पीएच। लाइम एप्लीकेशन का टेबल भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि किस तरह से लाइम का एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू पीएच दिया जाता है, ठीक है। और जो पीएच होता है बेसिकली पॉन्ड का वो स्लाइटली एल्कलाइन जो है प्रेफरेबल होता है। अगर स्लाइटली एल्कलाइन है तो दैट विल बी ओके, बट अगर एक्सट्रीम एल्कलाइन है तो दैट विल बी हार्मफुल फॉर द फिश प्रोडक्शन। उसके बाद देखिए डिजॉल्व ऑक्सीजन। डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है 5 ppm होना चाहिए। देखिए ऑक्सीजन जो है इंपॉर्टेंट है फिश कल्चर के लिए। पॉन्ड में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है उसका अमाउंट अराउंड 5 ppm होना चाहिए। फ्री कार्बन डाइऑक्साइड 15 ppm, इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन 0.2 ppm एंड इनऑर्गेनिक फोस्फोरस 0.2 ppm। तो ये जो है पैरामीटर्स हैं, डिजायरेबल रेंज हैं जो कि पॉन्ड में मेंटेन रहना या मैनेज करना जो है रिक्वायर्ड होता है और ये इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें पीएच सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपेरेंसी इंपॉर्टेंट है और वाटर का जो ग्रीनिश वो इंपॉर्टेंट है। डिजॉल्व ऑक्सीजन आपको पता होना चाहिए, ये जो है इंपॉर्टेंट है कि डिजॉल्व ऑक्सीजन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको पता होना चाहिए। पीएच सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि पीएच के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ चुका है तो पीएच से बहुत टाइप के क्वेश्चन रेज होते हैं। लाइम एप्लीकेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन रेज होता है और मिनिमम पीएच कितना मेंटेन होना चाहिए वो क्वेश्चन रेज होता है, कितना जो है लेवल जो है वो मेंटेन होना चाहिए ये क्वेश्चन रेज होता है। तो पीएच के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन रेज होते हैं। तो यहाँ पे जो डिजायरेबल रेंज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है पीएच। तो पीएच के रिगार्डिंग जितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो आप जो है खुद से भी आप क्वेश्चंस को देखिए किस तरह से क्वेश्चन रेज होने की पॉसिबिलिटी होती है। अगर आप ये टेबल पढ़ रहे हैं तो देखिए इसको कि किस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन रेज हो सकता है कि वाटर कलर किस तरह से जो है पॉन्ड का सुटेबल होता है या एक सक्सेसफुल फिश प्रोडक्शन के लिए, फिश कल्चर के लिए जो वाटर का कलर होता है वो किस तरह का होना चाहिए। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन जो है रेज होते हैं जिनके इजी आंसर होते हैं लेकिन लैंग्वेज बहुत टफ होता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है वो है सर्विलेंस। देखिए फिश को कल्चर करने के बाद, फिश को स्टॉक करने के बाद आता है कि सर्विलेंस किस तरह से किया जाता है। सर्विलेंस एंड मेंटेनेंस। सर्विलेंस का मतलब होता है कॉन्टिन्यूसली चेकिंग द पॉन्ड स्टेटस, पॉन्ड को चेक करना, पॉन्ड का जो स्टेटस है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज हैं या पॉन्ड में अगर कोई प्रेडेटरी फिश है या पॉन्ड में कुछ भी आउटसोर्स से एंटर कर रहा है या पॉन्ड का वाटर पोल्यूट हो रहा है, कोई भी पेस्टिसाइड पॉल्यूशन हो रहा है या कोई भी टॉक्सिकेंट जो है पॉन्ड में अगर क्रिएट हो रहे हैं, कॉज हो रहे हैं, पॉन्ड में अगर जो वीड्स है, एक्वेटिक वीड है, उनका इन्फेस्टेशन बढ़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें सर्वेलेंस के अंदर आती हैं। सर्वेलेंस से क्या होता है, आप कॉन्टिन्यूसली पॉन्ड को चेक करते हैं तो पॉन्ड में कोई भी जो स्टेटस होता है पॉन्ड का या फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो मेंटेन रहती हैं। तो देखिए क्या चेक किया जाता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन चेक किया जाता है जो कि लेवल शुड नॉट बी ड्रॉप बिलो 5 mg पर लीटर। तो इसका जो लेवल है वो अराउंड जो है 5 mg या जो पिछली स्लाइड में हमने देखा था, यहाँ पे देखिए जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो आपका अराउंड होना चाहिए 5 ppm। तो उसी तरह से यहाँ पे दिया गया है कि इससे नीचे जो है लेवल नहीं जाना चाहिए। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है 22-30 mg पर लीटर होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है अमोनिया कॉन्सेंट्रेशन। देखिए अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन जो है लेस देन 1 mg पर लीटर होना चाहिए, क्योंकि above 1 mg जो है इट इंडिकेट्स द ऑर्गेनिक पॉल्यूशन इन द पॉन्ड। तो ये जो है लेस देन 1 mg पॉन्ड में मेंटेन रहना चाहिए। उसके बाद देखिए जो पीएच होता है जब डिक्रीज होता है, मतलब जब एक्सट्रीम एसिडिक पीएच जब होता है तो वहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड टॉक्सिसिटी कॉज होने लगती है, जिसका अगर 1 mg लेवल भी पर लीटर अगर कॉन्सेंट्रेशन है तो वो जो है हार्मफुल होता है पॉन्ड के लिए या फिश कल्चर के लिए। तो लेस देन जो है 1 mg पर लीटर इसका लेवल होना चाहिए और पीएच जो है बेसिकली वो एक सर्टेन लेवल पे मेंटेन रहना चाहिए। उसके बाद देखिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये कि जब फिश पॉइजनिंग की जाती है पॉन्ड में तो उसमें स्टॉकिंग और फिश पॉइजनिंग के बीच में 15 दिन का गैप दिया जाता है ताकि जो पैथोजन है
या जो भी अदर प्रेडेटरी फिश हैं उनको एलिमिनेट किया जा सके कम्प्लीटली फील्ड से, ठीक है। तो पॉइजनिंग की जैसे पॉन्ड में, उसके बाद 15 दिन का गैप दिया जाता है और फिर स्टॉकिंग की जाती है, ठीक है। डायरेक्टली स्टॉकिंग नहीं की जाती, क्योंकि जो स्टॉकिंग की जाएगी वो फिशेस भी जो हैं उन फिशेस के लिए भी वो पॉइजन हार्मफुल होता है। इसलिए 15 डेज का बेसिकली इंटरवल दिया जाता है बिटवीन पॉइजनिंग एंड फिश स्टॉकिंग के लिए, ठीक है। कंप्लीटली जो एलिमेंट्स हैं, जो बेसिकली अनवांटेड एलिमेंट्स हैं, उनको रिमूव करने के लिए, कंप्लीटली इरेडिकेट करने के लिए जो है 15 दिन का गैप देना वो रिक्वायर्ड होता है। तो ये था सर्विलेंस एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर क्वालिटी। वाटर क्वालिटी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू बी मेंटेन इन द पॉन्ड। मेंटेन जो है पॉन्ड में रहना बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, क्योंकि वाटर से ही जो है फिश कल्चर इन्फ्लुएंस होता है। तो ये जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए, जो मॉड्यूल नंबर 5 है फिशरी का, इट इज़ कम्प्लीटेड हियर। 5वां मॉड्यूल फिशरी का जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे नेक्स्ट मॉड्यूल जो है बहुत जल्द डिस्कस करेंगे। आई होप आपको फिशरी जो है समझ आ रही है, जो सारे टर्म्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग देम एज वेल। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक आप जो है अपने टॉपिक्स जो हैं वो अच्छे से क्लियर कीजिए, अच्छे से जो है अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। बहुत सारे बच्चे जो हैं क्वेरी भेज रहे हैं कि किस तरह से जो है स्ट्रेटेजी होनी चाहिए एग्ज़ाम की, किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपका कौन सा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं है। जो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है उनको पहले पढ़िए, उनको पहले जो है आप क्लियर कीजिए। जब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, सारे मॉड्यूल्स पढ़ना आप जो है स्टार्ट कीजिए। सारे जो सिलेबस है दिया गया वेबसाइट पे वो जो है कंप्लीट कीजिए। देखिए, वीडियो जो है 1 बाय 1 अपलोड हो रही हैं। 1 बाय 1 इसलिए अपलोड हो रही हैं ताकि सारी चीज़ें सम अप ना हो जाएं, सारी चीज़ें जो हैं वो एक्यूमुलेट ना हो जाएं वेबसाइट पे, और आपको जो है ये ना हो कि कितना सारा जो है सिलेबस यहाँ पे दे दिया गया है और किस तरह से हम कंप्लीट करेंगे। देखिए, वीडियो 1 बाय 1 इसलिए अपलोड की जाती हैं ताकि आप एक दिन का एक वीडियो जो है अच्छे से देख पाएँ और आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। तो बिफोर द एग्जाम वी विल कंप्लीट ऑल द सिलेबस। उसके बाद जो आप मॉड्यूल पढ़ते हैं उनको रिवाइज कीजिए। कीप ऑन रिवाइजिंग देम ऑन वीकली बेसिस और मंथली बेसिस, जिस तरह से आपका टाइम है, जिस तरह से आपकी कैपेसिटी है, पोटेंशियल है मॉड्यूल को पढ़ने का या समझने का, तो उनको रिवाइज करना बहुत ज़्यादा जो है नेसेसरी है। देखिए, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट हाउ मच यू ग्रैब, द वन थिंग इज इम्पॉर्टेंट हाउ मच रिमेन इन योर माइंड। कितना सब जो है आपके दिमाग में ठहरता है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दैट इज़ द ओनली थिंग विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन द एग्जाम। एग्जाम में वो चीज़ आपको हेल्प करेगी जो आपके दिमाग में होगी, क्योंकि पढ़ते हम बहुत ज़्यादा हैं। एक मॉड्यूल से हम बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है ग्रैब करते हैं, लेकिन कितनी इन्फॉर्मेशन दिमाग में रहती है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और दिमाग में इन्फॉर्मेशन वही रहती है जिसको आप जो है बार बार रिवाइज करते हैं। तो रिवाइजिंग इज द मंत्रा टू रिमेन थिंग्स इन योर माइंड। ओके, तो ये मॉड्यूल जो है यहाँ पे कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट मॉड्यूल जो है बहुत जल्द हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू सो मच।